हाँ, कल मैंने पढ़ाया था एक्सक्रीशन के बारे में 10th में, और किडनी की एलएस के बारे में मैंने बताया था। एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो किडनी के अंदर के पार्ट को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया था। बाहर के पार्ट को क्या कह रहे थे, कार्टेक्स, और इनर पार्ट को क्या कह रहे थे, मेडुला। मेडुला के अंदर मैंने बताया था बहुत सारी कोनिकल स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे थे, पिरामिड कह रहे थे। इन पिरामिड के ब्रॉड पोर्शन कार्टेक्स की तरफ थे और थिन पोर्शन अंदर साइड पे थे। 2 पिरामिड के बीच में कार्टेक्स आकर के भर जाता था, जिसे क्या कह रहे थे, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते थे। क्या कहते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। और जो थिन पोर्शन पिरामिड के थे उन्हें क्या कह रहे थे, पैपली। इसके बाद का पोर्शन फनल शेप था, जिसे पेल्विस कह रहे थे। और पेल्विस आगे बढ़ करके यूरेटर बनाता है। पेल्विस आगे बढ़ करके क्या बनाता है, यूरेटर बनाता है। और यूरेटर कहाँ पर ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। और मैंने तुम्हें बताया किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती हैं, नेफ्रॉन होती हैं। और नेफ्रॉन का ही दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो चाहे हम नेफ्रॉन कहें और चाहे हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहें, दोनों बातें एक हैं। आज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो नेफ्रॉन के बारे में देखा जाए तो नेफ्रॉन के बारे में देखा जाए क्या होता है। नेफ्रॉन या इसी का दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल तो चाहे नेफ्रॉन कहें चाहे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहें, दोनों बातें एक होती हैं। हम एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। नेफ्रॉन का एक सिरा, ये तुम्हारे यहाँ 10th में बोर्ड में पूछा जाएगा। जैसा हम बना रहे हैं वैसे ही तुम्हें फिगर बनाना है, बहुत आसान है। देखा जाए क्या होता है, एक सिरा कैसा होता है, फ्री होता है। और जो फ्री हो सिरा होता है उस पर इस प्रकार से कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बोमेन कैप्सूल। ये कहलाता है बोमेन कैप्सूल, कैप्सूल कहलाता है। और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर, अच्छा पहले इसे बोमेन कैप्सूल सुनिए। उसके बाद का पोर्शन रहता है इस प्रकार से हाईली कन्वलेटेड होता है, मतलब कुंडलित होता है। इतने पोर्शन को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। शार्ट में क्या कहते हैं, पीसीटी। इसका पूरा नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और फिर उसके बाद का पोर्शन इस प्रकार से यू के आकार का होता है। जो यू के आकार का पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, हेनले लूप कहते हैं। तो ये जो यू के आकार की स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इतने पार्ट को क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये कहलाता है लूप, ये लूप ऑफ हेनले कहलाता है, हेनले कहलाता है। और इसके बाद का पोर्शन फिर कन्वलेटेड हो जाता है। ये जो कन्वलेटेड पोर्शन होता है इसे क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मतलब डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स। और डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स बाद में किस में जा कर के खुल जाती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाती हैं। इस प्रकार से बहुत सारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन इसमें खुलते हैं। एक नहीं, बहुत सारे खुलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ये नेफ्रॉन्स इसमें खुलते हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। तो
ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने बनाई। इतना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने एक नेफ्रॉन के बारे में मैंने क्या बताया, नेफ्रॉन का एक सिरा फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, और जो सिरा स्वतंत्र होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसे क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बोमेन कैप्सूल के बाद का पोर्शन बहुत ज़्यादा कन्वलेटेड होता है, कुंडलित होता है। जो कन्वलेटेड पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उसके बाद में यू के आकार की स्ट्रक्चर बनती है। जो यू के आकार की स्ट्रक्चर बनती है उसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और इसके बाद का पोर्शन फिर कन्वलेटेड होता है, जिसे क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये किस में जा कर के खुलती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं या ट्यूब्यूल कहते हैं। अब तुम्हें ध्यान देना है, जो बोमेन कैप्सूल है उसमें एक आर्टीरियल ब्लड को लाती है। जो आर्टीरियल ब्लड को लाती है उसे क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टीरियल कहते हैं। ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है एफरेंट आर्टीरियल, एफरेंट आर्टीरियल कहलाती है। और एफरेंट आर्टीरियल बोमेन कैप्सूल के अंदर आकर पतली पतली कैपलरीज में डिवाइड हो जाती है। ये जो कैपलरीज का ग्रुप होता है, इस प्रकार से कैपलरीज का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मैल्पीजियन बॉडी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मैल्पीजियन, मैल्पीजियन बॉडी कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मैल्पीजियन बॉडी कहते हैं। उसके बाद ग्लोमेरुलस की सभी ब्लड कैपलरीज आपस में मिल जाती हैं और मिल करके एक पतली ट्यूब्यूल्स बनाती है। ये जो पतली ट्यूब्यूल्स बनती है उसे क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टीरियल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टीरियल कहते हैं, आर्टीरियल कहते हैं। एक बात तुम्हें ध्यान रखना है, एफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर ज़्यादा होता है और एफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर कम होता है। तो इधर से ब्लड आएगा ज़्यादा और निकल कम पाएगा। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का प्रेशर बनता है और उस प्रेशर के कारण ब्लड क्या होता है, छनता है, बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। अब देखा जाए क्या होता है, ये जो एफरेंट आर्टीरियल है, ये एफरेंट आर्टीरियल और ये एफरेंट आर्टीरियल, ये जो एफरेंट आर्टीरियल होता है ये इस प्रकार से ब्रांच हो जाता है, इस प्रकार से ये ब्रांच हो जाता है। और इसके बस यहीं से तुम लोग स्ट्रक्चर को देख करके घबरा जाते हो और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हो। तो देखिए यहाँ तक तो सिंपल है। अब ये जो बताने जा रहे हैं, एफरेंट आर्टीरियल ब्रांच हो करके बहुत सारी ब्रांचें बनाती हैं और पूरे के चारों तरफ जाल बना देती हैं। और जाल का कोई निश्चित सीक्वेंस नहीं होता है जिसको देख करके तुम लोग घबरा जाते हो। तो वही अब हम जाल बनाने जा रहे हैं जो तुम्हें देख करके घबराना नहीं है। इस प्रकार से ये मैंने नेट बना दिया, इस प्रकार से ये हमने नेट बना दिया जिसको देख करके आप घबराते हो। ये तुम अपने हिसाब से भी नेट बना सकते हो, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। और इसकी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इस प्रकार से ये आप बना दीजिए। तो एक तो मैंने ये बताया, और दूसरी बात देखा जाए, एक ब्रांच यहाँ से निकाल दिया हमने। इस प्रकार से एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगहों से ये ब्रांचिंग होती है। ये भी क्या काम करती है,
नेफ्रॉन के चारों तरफ एक नेट बनाती है। इस प्रकार से नेफ्रॉन के चारों तरफ एक नेट बनाती है। ये नेट बनाती है, नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या बना देती है? नेट बना देती है। इस प्रकार से ये नेट बना देती है। नेफ्रॉन के चारों तरफ ये नेट बना देती है, जिसको देख करके अपन घबरा जाते हैं कि फिगर कैसे बनाएं। इस प्रकार से ये नेट बन गया और सभी कैपिलरीज आपस में मिल जाती हैं और मिल करके जो फाइनल वेन बनती है, इसे क्या कहते हैं? रीनल वेन कहते हैं। ये क्या कहलाती है? रीनल वेन कहलाती है, वेन कहलाती है। तो इस प्रकार से ये नेट मैंने तुम्हें बताया, जो समझ में बात आ गई होगी। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने बताई है, ठीक है। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया? नेफ्रॉन का एक सिरा फ्री होता है और दूसरा सिरा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से अटैच होता है। फ्री सिरे पर कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल के बाद का पोर्शन हाईली कन्वोल्यूटेड होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसके बाद का पोर्शन यू के आकार का होता है, जैसे लूप ऑफ फेनले कहते हैं। और इसके बाद का पोर्शन फिर हाईली कन्वोल्यूटेड हो जाता है, जैसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का अंतिम सिरा कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। एक बात और तुमको बताएं, यहाँ पर ये एक चीज़ और तुम्हें बताएं कि बोमेन कैप्सूल के अंदर एक आर्टीरियल ब्लड को लाती है। जो आर्टीरियल ब्लड को लाती है उसे क्या कहते हैं? एफरेंट आर्टीरियल कहते हैं। एफरेंट आर्टीरियल बोमेन कैप्सूल के अंदर आकर पत्ती पत्ती कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। जो कैपिलरीज का ग्रुप बनता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर ग्लोमेरुलस की सारी कैपिलरीज मिल करके एक थिन आर्टीरियल बनाती है, जैसे एफरेंट आर्टीरियल कहते हैं। एक बात और तुम्हें ध्यान रखना है, एफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर ज़्यादा होता है और एफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर कम होता है। इसलिए ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता तो ज़्यादा है और निकल कम पाता है। तो यहाँ पर एक प्रेशर एराइज हो जाता है। उस प्रेशर के कारण ब्लड छन करके ग्लोमेरुलस में आता है। जब ब्लड कैपिलरी से ब्लड छन करके ग्लोमेरुलस में आता है, तब उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मैलपीजियन बॉडी कहते हैं। तो ये नेफ्रॉन एफरेंट आर्टीरियल बोमेन कैप्सूल से निकलने के बाद बहुत सारी पत्ती पत्ती कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और ये कैपिलरीज नेफ्रॉन के चारों तरफ एक नेट बना देती हैं, जाल बना देती हैं। उस जाल का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो देखा जाए, अब यूरिन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? नेफ्रॉन में होता है। और यूरिन के प्रोडक्शन में 3 प्रोसेस होती हैं। 3 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। कौन सी होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। दूसरा कौन सा होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। और तीसरा कौन सा होता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है। इन तीनों प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस से ब्लड छन करके यहाँ पर जो आता है, उसे क्या कहेंगे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। तो जब ग्लोमेरुलस से ब्लड छन करके बोमेन कैप्सूल में आता है, तब उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो एक प्रोसेस हो गई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखा जाए रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। नेफ्रॉन की एपिथेलियल सेल्स क्या है? नेफ्रॉन की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जितने भी आवश्यक सब्सटेंस होती हैं उनको ग्रहण करके वापस ब्लड में छोड़ देती हैं। जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट से
एसेंशियल चीज़ों को ग्रहण करके ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में वापस छोड़ा जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? पीसीटी पे होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा? रीएब्जॉर्प्शन होगा। और नेक्स्ट क्या होता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अगर कोई चीज़ बोमेन कैप्सूल में छन नहीं पाई है, ब्लड में ही रह गई है, तो ब्लड कैपिलरीज से वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल करके नेफ्रिक फिल्ट्रेट में वापस छोड़ना क्या कहलाता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहलाता है। मैंने क्या बताया? अगर कोई चीज़ फिल्टर नहीं हो पाई है, ब्लड यहाँ पर छन नहीं पाई है, ब्लड में ही रह गई है, तो ब्लड कैपिलरीज के ब्लड से उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल करके नेफ्रिक फिल्ट्रेट में छोड़ना क्या कहलाता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहलाता है। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ तक होती रहती हैं। और जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहाँ आ जाता है? इसमें आ जाता है, किसमें? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। क्या कहेंगे? यूरिन कहते हैं। यूरिन कहते हैं। और ये क्या कहलाता है? नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहलाता है। नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहलाता है। ये कहलाता है फिल्ट्रेट कहलाता है। तो इस प्रकार से यूरिन के फॉर्मेशन में कितनी प्रोसेस पार्टिसिपेट करती हैं? तीन कौन कौन सी? एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये प्रोसेस के द्वारा जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आ जाता है, तब उसे यूरिन कहते हैं। और बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिल करके क्या बनाती हैं? यूरेटर बनाती हैं। और यूरेटर जा कर के यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। तो यूरिन कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर वहाँ से यूरिन को समय समय पर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन का लाइट येलो कलर किसके कारण होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। तो मैंने क्या बताया? यूरिन का लाइट कलर किसके कारण होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण। तो आज इतना। उसके बाद अगली क्लास में पढ़ाएंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और ख़ुद पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे उनका भी भला हो, वो भी आगे बढ़ें, तुम भी आगे बढ़ो। तभी हमारा पूरा भारत आगे बढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगी। और यही हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के मिश्रा क्लासेस चैनल हमने यूट्यूब पर स्टार्ट किया है। और तुम्हें मालूम है 9 से लेकर के नीट तक के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर मिश्रा क्लासेस यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं। और आप खूब पढ़िए और आगे बढ़ें। और अगर कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।